नातेदारी व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। आधुनिक भारतीय समाज में नातेदारी व्यवहार बहुत अधिक सीमा तक परिवर्तित हो गए हैं। न केवल नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, बल्कि इसके साथ ही विभिन्न नातेदारों में जो परंपरागत व्यवहार पाया जाता था उनमें भी परिवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे कि नातेदारी का सिकुड़ता हुआ दायरा। परंपरागत रूप से नातेदारी का दायरा बहुत अधिक विस्तृत हुआ करता था, और आधुनिक युग में यदि हम देखने की कोशिश करें तो परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। नातेदारी का जो दायरा है वह अत्यंत सीमित हो गया है। और चूंकि अब जिस प्रकार से परिवार में पहले सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, और अब जनसंख्या नियंत्रण के कारण जो सदस्य हैं वह सदस्य ही परिवार में बहुत कम हो गए, तो स्वाभाविक रूप से नातेदारों की जो संख्या है वह भी कम होनी प्रारंभ हो गई। परंपरागत रूप से किसी भी व्यक्ति के दुख सुख के समय उसके सभी नातेदार इकट्ठे हो जाते थे और उसे हर प्रकार की सहायता देने का भरपूर प्रयास करते थे। और आज यदि हम देखें तो आज न तो नातेदारी का दायरा विस्तृत है, और जो नातेदार हैं वे भी, उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वे अपने किसी संबंधी के सुख दुख में उसका साथ दें। यदि आपके अपने परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी हाल में हुआ हो तो नातेदारी के सिकुड़ते हुए जो दायरे हैं उनका अनुमान हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब पहले की भांति जब नातेदार जो विवाह होते थे, विवाह 7-7 दिन के विवाह हुआ करते थे, 3 दिन के, और अब ये होता है कि जो नातेदार हैं वे सीधे विवाह स्थल पर पहुंचते हैं और वहीं से वे वापस चले जाते हैं। और इक्के दुक्के नातेदार हैं जो कि इस प्रकार के जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति देते हैं। संयुक्त परिवार का एकाकी परिवारों में रूपांतरण नातेदारी व्यवहार में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय समाज में जो गतिशीलता है उसको इतना अधिक प्रोत्साहित कर दिया है कि संपूर्ण संयुक्त परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हस्तांतरण है वह संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति को दूर दराज के नगर में नौकरी मिलती है वह तभी या कुछ देर बाद अपने पत्नी और भाई बच्चों को लेकर अपने साथ चला जाता है। इससे संयुक्त परिवार में ऐसे एकाकी परिवार अर्थात विवाहित लड़का, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे अलग हो जाते हैं। ऐसे अनेक एकाकी परिवार भी हैं जिनमें केवल एक ही लड़का या एक ही लड़की या फिर दोनों लड़के या दोनों लड़कियां हैं, और ऐसी स्थिति में नातेदारी के दायरे की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे यदि किसी परिवार में एक ही लड़की है तो विवाह के पश्चात उसे अपने बच्चों को मामा, मामी, मौसा, मौसी जैसे नातेदारों को किसी अन्य बच्चों का उदाहरण देकर समझाना होगा या बताना होगा कि यदि मेरा भी कोई भाई होता तो वह तुम्हारा मामा होता और उसकी पत्नी तुम्हारी मामी होती, या मेरी कोई बहन होती तो वह तुम्हारी मौसी होती और उसके पति तुम्हारे मौसा होते। तो उसे अपने लड़के के विवाह के समय किसी दूर के नातेदार को मामा की रस्में निभाने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखें तो आधुनिक युग में संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकाकी परिवारों में जो वृद्धि होती जा रही है उससे नातेदारी का दायरा पहले की तुलना में अत्यधिक सीमित होने लगा है। तो जिस तरह से परिवारों में एकाकीपन की जो प्रवृत्ति है वह भी नातेदारी व्यवहार को परिवर्तित कर रही है। और लोनलीनेस इन फैमिली, आधुनिक युग में नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन का अनुमान परिवारों में एकाकीपन से हम लगा सकते हैं। पश्चिमी समाजों की भांति ही अब भारतीय समाजों में भी परिवार में पाई जाने वाली सामूहिकता की जो भावना है वह कमजोर हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सदस्यों को वह स्नेह सम्मान नहीं मिल पाता जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता रहा है। जैसे समाजशास्त्र में वृद्धों पर जितने भी अध्ययन हुए हैं उनमें सभी में एकाकीपन को वृद्धों की एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख समस्या माना गया है। और ऐसा लगता है कि जैसे परिवार का कोई भी सदस्य उनकी देखरेख करने, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उत्सुक नहीं है, उनके लिए वह तत्पर नहीं है। इसी उपेक्षा और एकाकीपन के कारण न तो उनकी मनोरंजनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं, न ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो पाता है। और इस एकाकीपन ने अनेक वृद्धों को परिवार को छोड़कर वृद्धाश्रमों की ओर जाने के लिए उनको मजबूर कर दिया है। भारतीय समाजों में वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों की संख्या निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि नातेदारी संबंधों में दूरी का ही परिचायक है।
अनेक विद्वान ऐसे हैं जिनका अनुमान है कि आने वाले वर्षों में घर से निकाले जाने वाले वृद्धों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वृद्धाश्रम भी कम पड़ते हुए दिखाई देंगे। और यह समस्या हमें प्रत्येक वर्ग के जो परिवार हैं, चाहे वह उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के परिवारों में हमें यह समस्या देखने के लिए मिलती है। तलाक की बढ़ती हुई दर हमें दिखाई देती है। आज जो हमारा वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण की जो अवस्था में या युग में स्त्रियों को एक आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं, तो अनेक समस्याएं भी हमें दूसरी ओर विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन समस्याओं में पारिवारिक विघटन एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि परिवार स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों में सबसे प्राचीनतम और प्रमुख संगठन है। विघटन किसी भी समूह की वह अवस्था है जिसमें इकाइयां अपनी मान्य स्थितियों के अनुकूल कार्य नहीं कर पाती। जब परिवार के सदस्य अपनी परिस्थिति के अनुकूल कार्य नहीं कर पाते तथा पारिवारिक सामंजस्य एवं संतुलन टूट जाता है, तो इस दिशा को पारिवारिक विघटन कहा जाता है। पारिवारिक विघटन का सबसे जो दुखद परिणाम है वह विवाह विच्छेद के रूप में या तलाक के रूप में दिखाई देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसको 1976 में संशोधित किया गया, के अनुसार कोई भी विवाह जो चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, पति पत्नी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर विवाह विच्छेद के एक आदेश द्वारा तोड़ा जा सकता है तथा इसके लिए आधार अधिनियम में ही दे दिए गए हैं। और पिछले कुछ दशकों में यदि हम देखें तो भारत के सभी राज्यों, जातियों और वर्गों में विवाह विच्छेद की जो मात्रा है, जो दर है, उसमें निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह विच्छेद यद्यपि भारतीय समाज में अभी भी पश्चिमी समाजों से तो काफ़ी कम है, फिर भी भारतीय पारिवारिक संरचना में पाए जाने वाले भावनात्मक स्थायित्व की दृष्टि से यह दर बहुत ज़्यादा है। जितनी मात्रा में भावनात्मक लगाव हमें भारतीय परिवारों में देखने के लिए मिलता है, उसमें यह स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इसमें निरंतर हो रही वृद्धि बढ़ते हुए पारिवारिक विघटन का प्रतीक है। विवाह विच्छेद अनेक प्रकार के संकटों को जन्म देता है। तलाकशुदा पुरुष तथा स्त्री दोनों की परिस्थिति और भूमिका पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तलाकशुदा जिन सामान्य समस्याओं का सामना करते हैं उनमें निराशा, हीनता की भावना, शर्म, अकेलापन, आर्थिक कठिनाइयां तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं। कुछ तलाकशुदा तो अस्थायी रूप से समाज के प्रति उदासीन ही हो जाते हैं और स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही विधवा एवं विधुरों की बढ़ती हुई संख्या भी हमें देखने के लिए मिलती है। पिछले कुछ दशक में प्रति व्यक्ति औसत आयु में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1921 में यदि हम देखें तो जो औसत आयु थी वह 19.4 वर्ष थी, अर्थात 19 वर्ष 4 महीने। 1951 में यह 42 ईयर्स हुई, 1981 में 54 और 2001 में लगभग 60 वर्ष और 2014 या वर्तमान की स्थिति हम देखें तो 68 से 70 वर्ष के बीच जो हमारी औसत आयु मानी गई है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में जीवन प्रत्याशा थोड़ी और ज़्यादा है। प्रत्याशित आयु में वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज में विधवाओं और विधुरों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। विधवा एवं विधुर वैवाहिक जीवन साथी में से किसी एक के न रहने की स्थिति को कहा जाता है। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरा विवाह नहीं करती, उसे विधवा कहा जाता है। इसी भांति यदि किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए और वह पुनर्विवाह नहीं करता तो उसे विधुर कहा जाता है। जीवन साथी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप विधवाओं एवं विधुरों में एकाकीपन, मानसिक अवसाद की स्थिति विकसित होने लगती है और उनका जो व्यवहार है वह असामान्य होने की संभावना अधिक होती है। तो भारतीय समाज में विधवाओं को शुभ अवसरों पर शामिल होना अच्छा नहीं माना जाता तथा यह अब भी इसका प्रचलन एक प्रकार से जो नातेदारी है उसमें दूरी को प्रकट करता है। इसी प्रकार से जो एक विधुर पुरुष है उस विधुर पुरुषों को भी बहुत अधिक सामाजिक जो उत्सव इत्यादि होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें शामिल करने में वह भी झिझक और जो एक प्रकार का जो हिच है उसका वो फील करते हैं। तो जो नातेदारी है वो नातेदारी से दूरी हमें होती हुई दिखाई देती है। वहीं वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या हमें दिखाई दे रही है।
औसत आयु बढ़ने के साथ साथ 1951 में लगभग 20 मिलियन वृद्ध थे, जिनकी जनसंख्या 2001 में बढ़कर के 76 मिलियन हो गई। और 2011 के आंकड़ों से एक नया ही जो इसका परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है, भारत में प्रजनन दर कम हुई है, जिससे बच्चों की जनसंख्या घटनी और वृद्धों की जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक वृद्धों की जनसंख्या लगभग दोगुनी यानी कि लगभग 17 करोड़ से 20 करोड़ के बीच हो जाएगी। वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने उनमें न केवल एकाकीपन की समस्या पैदा कर दी, अपितु वे अनेक अन्य समस्याओं से भी ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक दुर्बलता, सामाजिक आर्थिक असुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की कमी, वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। यह समस्याएं भी नातेदारी व्यवहार में दूरी की द्योतक हैं, क्योंकि यहाँ परंपरागत भारतीय समाज में वृद्धों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था, वहीं आज वे अपने परिजनों की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। परिवारों में उनकी परिस्थिति और भूमिका में बहुत ह्रास होता जा रहा है, कमी आती जा रही है। वृद्ध जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी मानते थे, वे ही उन्हें आज वृद्धाश्रमों की ओर धकेल रहे हैं। और जब आप न्यूज़पेपर्स इत्यादि पढ़ते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप न्यूज़ में और इसमें बहुत आसानी से आप उनको सुन सकते हैं। बढ़ती हुई बाल समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं भारतीय समाज में। ये भी नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन को प्रकट करती हैं। वैसे तो बच्चों को समाज का भावी नागरिक माना जाता है और यह आशा की जाती है कि परिवार के साथ साथ समाज भी बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गरीबी के कारण हजारों लाखों बच्चे अपने जो परिवार हैं वो बच्चे वहाँ के बच्चे अपनी शिक्षा की अपेक्षा उनसे बाल श्रम करवाते हैं। बाल श्रमिक के रूप में उनका शोषण किया जाता है। और यह जो समस्या है बाल शोषण की, यह भारतीय समाज में बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है। संगठित असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में बाल श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। बाल श्रम का बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खतरनाक उद्योगों में काम करने के परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक बौद्धिक विकास ठीक से नहीं हो पाता और इस श्रम का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे उपेक्षा, निराशा और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। और यद्यपि जो बाल श्रमिक हैं उसके संबंध में कुछ कानून इत्यादि भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अधिक अच्छी स्थितियां वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से इस नातेदारी व्यवहार में परिवर्तन के ये जो पॉइंट्स हैं, इनसे ये समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन का अनुमान हम लगा सकते हैं। इस परिवर्तन के कारण विवाह, परिवार, नातेदारी जैसी मौलिक और महत्वपूर्ण संस्थाएं बहुत कमजोर हो गई हैं और इनका जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत